आप भारत के सिटीज़न हो, राइट, भारतीय नागरिक। तो ये सिटीज़नशिप आपको कैसे मिली? मतलब आपने कहीं अप्लाई किया था, कहीं रजिस्ट्रेशन के लिए डाला था, कोई सर्टिफिकेट आपको मिला, कैसे? मतलब आप भारतीय सिटीज़न तो हो, लेकिन ये सिटीज़नशिप किस तरीके से मिली आपको? कंफ्यूज मत होइए, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। ये वीडियो पूरा देखिए और इस वीडियो के एंड तक आप अपने आप को, अपने पेरेंट्स को और आजू बाजू सबको ये बता पाएंगे कि ठीक है, मैं भारतीय नागरिक तो हूँ, लेकिन ये नागरिकता मुझे किस तरीके से मिली है, ये आप सबको डेफिनेटली बता पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो अबाउट द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। मैं हूं हिमांशु, वेलकम बैक टू अवर चैनल इंडियन क्वेश्चनर। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि सिटीजनशिप से रिगार्डिंग कुछ बेसिक चीज़ें क्या होती है, सिटीजनशिप आपको कैसे मिलती है, वो किस तरीके से रिनाउंस हो सकती है, और जो आपको मिली है वो किस माध्यम से मिली है, किस मीडियम से आपको मिली है, सो दैट आप खुद को ये समझा सको कि भाई येस, आई एम अ सिटीजन ऑफ इंडिया और इस तरीके से मुझे भारत की सिटीजनशिप मिली है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफिकली सिटीजनशिप से रिगार्डिंग बहुत सारी चीज़ें मेंशन नहीं की गई है। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या कहा? कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे क्लियरली लिख दिया कि पार्लियामेंट बाय लॉ विल डिसाइड कि सिटीजनशिप के क्या क्या प्रावधान होने चाहिए। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ने खुद से कुछ लिख के नहीं दिया, उन्होंने पार्लियामेंट को बोला कि आप एज पर कमिंग सर्कमस्टांसेस उस पर लॉ बनाइए और फिर खुद लिख दीजिए उस लॉ में कि सिटीजनशिप इंडिया में किस तरीके से गवर्न होगी। तो उस हिसाब से पार्लियामेंट में एक लॉ बना था, द सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955। ये हमारा बेसिक लॉ है। ओके, सिटीजनशिप से डील करने के लिए जो बेसिक कानून है वो ये कानून है 1955 का सिटीजनशिप एक्ट। हालांकि उसके बाद उसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए, काफ़ी सारे उसके अंदर अमेंडमेंट्स हुए। हर अमेंडमेंट के बाद कुछ कुछ नई चीज़ें ऐड की, कुछ कम की, बहुत सारे चेंजेस हुए। लेकिन जो 55 का एक्ट था वो था कोर एक्ट। ओके, और उसके सारे अमेंडमेंट्स के बाद आज क्या क्या पोजीशन है वो सब हम देखते हैं। सबसे पहले आती है सिटीजनशिप बाय बर्थ, मतलब कोई इंसान जन्म से ही भारत देश का नागरिक है। अभी इसके अंदर क्या प्रोविजन है देखिए, अगर आप बॉर्न हुए हैं बिटवीन 1 जनवरी 1952 1 जुलाई 1987, अगर इस तारीख के बीच में आपका जन्म होता है इंडिया में, ओके, इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेशनलिटी ऑफ योर पेरेंट्स, मतलब आपके पेरेंट्स अगर इंडियन नहीं भी है, वो किसी और नेशनलिटी के हैं, अगर फिर भी इस ड्यूरेशन में आपका जन्म भारत देश में होता है तो बाय बर्थ आप इंडिया के सिटीजन हैं। ओके, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद आता है आफ्टर 1 जुलाई 1987, मतलब इस प्रावधान में शायद कुछ अमेंडमेंट किए गए और इसमें थोड़ा स्ट्रिक्टनेस ला दिया गया। अभी ये प्रावधान क्या कहता है कि अगर आपका जन्म भारत देश में होता है आफ्टर 1 जुलाई 1987 और इफ़ आइदर ऑफ योर पेरेंट्स इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ योर बर्थ, मतलब आपका जन्म कब हुआ? 1 जुलाई 1987 के बाद हुआ, और आपके मदर फादर में से कोई भी अगर इंडिया का सिटीजन है तो आपके पास इंडियन सिटीजनशिप आ जाएगी बाय बर्थ। अब यहाँ देखो, पहले वाले केस में हमने क्या देखा था कि वहाँ पे किसी भी पेरेंट का इंडियन होना ज़रूरी नहीं था, बट यहाँ पे प्रोविजन थोड़ी स्ट्रिक्ट कर दिया अभी गवर्नमेंट ने। वो क्या बोलते हैं कि आपके दोनों पेरेंट में से किसी एक को तो भाई इंडियन होना पड़ेगा, तभी आपको सिटीजनशिप बाय बर्थ मिलेगी। अब 2004 के बाद ये कानून और भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया गया। अभी ये क्या कहता है कि अगर आपका जन्म होता है भारत देश में 3 दिसंबर 2004 के बाद, तब कंडीशन क्या है? आपके दोनों पेरेंट्स को इंडियन होना ज़रूरी है, या फिर अगर दोनों में से कोई एक पेरेंट इंडियन है तो दूसरा जो है वो इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए। अभी इलीगल माइग्रेंट मतलब क्या? जो कि गलत तरीके से भारत देश में एंटर किया हो, मतलब इलीगली, या फिर लीगली भारत देश में एंटर किया लेकिन उसका वीज़ा खत्म हो गया, पासपोर्ट एक्सपायर हो गया, या डॉक्यूमेंट्स खत्म हो गए, ऐसा कुछ। तो आपके दोनों पेरेंट्स इंडियन हो, या फिर एक इंडियन हो और दूसरा इलीगल माइग्रेंट ना हो, एंड देन इफ़ यू आर बॉर्न इन इंडिया आफ्टर 2004 3 दिसंबर, देन ओनली आपके पास इंडिया की सिटीजनशिप होगी बाय बर्थ। ओके, तो यहाँ हमने देखा कि जो सबसे पहला केस था वो बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स था, एकदम कूल था। मैं बोलूँगा कि बस आपको इंडिया में पैदा होना है भाई, आपके फिर बाद में पेरेंट्स इंडियन हो ना हो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, आपके पास सिटीजनशिप है। फिर जैसे ही थोड़ा स्ट्रिक्टनेस बढ़ाया जाता है तो उसमें ऐसा बोलते हैं कि नहीं भाई, दोनों में से एक पेरेंट को तो इंडियन होना ही पड़ेगा, और वो स्ट्रिक्टनेस आगे चल के और ज़्यादा बढ़ जाता है और ये बोलते हैं कि भाई आपके दोनों पेरेंट्स को इंडियन होना पड़ेगा, या फिर किसी एक को होना पड़ेगा और दूसरा इलीगल माइग्रेंट नहीं चाहिए, तभी आप सिटीजनशिप पा सकते हैं बाय बर्थ। तो यहाँ पे हमें ये समझना है कि ये तीनों जो प्रोविज़न हमने देखी वो कब की है? जब आपका जन्म भारत देश में हो रहा है तब। ओके, तभी ये तीनों में से कोई तो भी एक प्रोविज़न आप पे लागू हो सकती है और आपको इंडियन सिटीजनशिप बाय बर्थ मिल सकती है। अब सेकंड पार्ट में हम आते हैं कि वो सारे लोग जो भारत देश में पैदा नहीं हुए, ओके, जिनका बर्थ आउटसाइड इंडिया हुआ है, तो उन पर सिटीजनशिप किस तरीके से एक्ट होगी? बाय डिसेंट। डिसेंट मतलब इन शॉर्ट पास ऑन। ओके,
तो सिटीजनशिप बाय डिसेंट उनको मिल सकती है वो लोग जो इंडिया में पैदा नहीं हुए, बट उसके भी अलग अलग क्लॉजेस है। चलिए एक एक करके वो देखते हैं। सबसे पहला केस, वो लोग जो कि बॉर्न हुए हैं आउटसाइड इंडिया बिटवीन 26 जनवरी 1952 10 दिसंबर 1992, इसके बीच में जिन किसी लोगों का जन्म इंडिया के बाहर हुआ है लेकिन उनके फादर अगर इंडियन सिटीजन है, तो जो भी इंसान बॉर्न हुआ है उसको भी इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी बाय डिसेंट। ओके, यहाँ ध्यान इस बात का रखना है, कंडीशन क्या है, आपके फादर इंडियन सिटीजन होने चाहिए, मदर नहीं चलेगी। ओके, अब ये क्यों ऐसा बनाया गया था वो मुझे नहीं पता, पर कंडीशन मैं आपको बता रहा हूँ, ओनली एंड ओनली योर फादर शुड बी एन इंडियन सिटीजन एट द टाइम ऑफ योर बर्थ एंड यू शुड बी बॉर्न बिटवीन दिस स्पैन। अगर ऐसा होता है तो बाय डिसेंट आपको इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी। अब इस प्रोविजन को थोड़ा और लूज कर दिया गया। बाद में 1992 के बाद, मतलब 10 दिसंबर 1992 के बाद भी अगर जिनका जन्म इंडिया के बाहर होता है लेकिन उसके मदर या फादर में से कोई भी अगर इंसान एक इंडियन सिटीजन रहा तो उसको सिटीजनशिप बाय डिसेंट मिल जाएगी। जैसा मैंने कहा, पहले क्या था, सिर्फ फादर इंडियन सिटीजन होने चाहिए, बट बाद में वो थोड़ा और रिलैक्स कर दिया गया। फिर बाद में गवर्नमेंट कहते हैं चलो ठीक है, अगर आपकी मदर भी इंडियन सिटीजन है, मदर फादर में से कोई भी है और आप 92 के बाद कहीं बाहर बॉर्न होते हो तो भी आपको हम सिटीजनशिप बाय डिसेंट दे देंगे। अब 2004 के बाद ये रूल और भी ज़्यादा रिलैक्स कर दिया गया। 3 दिसंबर 2004 के बाद अगर किसी का भी जन्म भारत देश के बाहर होता है और उसके माँ बाप, जैसा मैंने कहा, इंडियन सिटीजन है, तो उनको क्या करना है, सिर्फ किसी नज़दीकी कॉन्सुलेट में जाके एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप कर देना है। फिर बाद में वो कॉन्सुलेट ऑन स्क्रूटिनी ऑफ द एप्लीकेशन विल गिव यू सिटीजनशिप बाय डिसेंट। हाँ, यहाँ पे ध्यान किस बात का रखना है कि आपको आपके चाइल्ड के बर्थ के 1 साल के अंदर उस इंडियन कॉन्सुलेट को अप्रोच करना है। ठीक है, कॉन्सुलेट मतलब क्या, एम्बेसी का एक छोटा भाई, मतलब एक इंडियन ऑफिस। इन शॉर्ट, आप किसी बाहर देश में रह रहे हैं, वहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट का जो ऑफिस रहेगा उसको कॉन्सुलेट बोलते हैं। तो आपके बच्चे के बर्थ के 1 साल के अंदर आपको वहाँ जाके एप्लीकेशन फिल करना है, तभी आपके बच्चे को सिटीजनशिप मिल सकती है। ये जो सिटीजनशिप बाय डिसेंट वाला कंसेप्ट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए बिकॉज आज की तारीख में ग्लोबलाइजेशन इज़ दी एस्टेब्लिश नॉर्म। ओके, बहुत सारे इंडियन सिटीजन्स बाहर जाते हैं काम करने के लिए। ओके, दे आर वर्किंग अब्रॉड। एट द सेम टाइम ऐसा होता है कि आपकी आधी फैमिली यहाँ है, आधी फैमिली अब्रॉड में, तो बहुत ज़्यादा चांसेस ऐसे होते हैं कि आपकी आने वाले जनरेशन का बर्थ किसी अब्रॉड कंट्री में हो। ये हो सकता है, मेरे साथ, मतलब मेरे फ्रेंड्स के साथ हुआ है। तो इसीलिए मैं आपको बताता हूँ कि ये कंसेप्ट आप थोड़ा अच्छे से समझ लीजिए कि सिटीजनशिप बाय डिसेंट क्या होती है, कब आपके बच्चे के जन्म के हिसाब से किस किस तरीके से बाय डिसेंट सिटीजनशिप आपको या आपके किड्स को मिल सकती है। और ये कॉन्सुलेट जाके 1 साल के अंदर रजिस्ट्रेशन वाली जो बात है, ये तो आप दिमाग में भर लीजिए। ओके, ये तो आपको करना ही है। तो वो सारे इंडियन लोग जो इस वक्त अब्रॉड में है या फिर अब्रॉड जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, वो ये सिटीजनशिप बाय डिसेंट वाली चीज़ को अच्छे तरीके से समझ ले। उसके बाद आता है सिटीजनशिप बाय मींस ऑफ रजिस्ट्रेशन। मतलब आप एक एप्लीकेशन देते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को और कहते हैं कि भाई मुझे भी भारत देश की नागरिकता दे दो। अब यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है कि जो रजिस्ट्रेशन होगा ये सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिट होगा, स्टेट गवर्नमेंट को नहीं होगा। ओके, कोई भी फॉरेनर आ जाता है और वो भारत देश के किसी भी स्टेट में रहता है, वो यूपी बिहार में रहे, महाराष्ट्र कर्नाटक में रहे, जम्मू कश्मीर में रहे, कहीं भी रहे, वो एप्लीकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट को ही करेगा। ओके, स्टेट को क्यों नहीं करेगा, ये मैंने अपने एक वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, जहां हमने 10 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो देखे थे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तब मैंने एक्सप्लेन किया था कि क्यों इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप वाला कंसेप्ट है। मतलब सिटीजनशिप इज गवर्न्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, वी आर सिटीजन ऑफ इंडिया, नॉट इंडिविजुअल स्टेट सिटीजनशिप। ओके, तो इसीलिए अगर आपने खैर वीडियो मिस हो गया होगा तो कोई बात नहीं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे देता हूँ, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। बट अभी के लिए आप इतना ध्यान रखिए कि जो भी रजिस्ट्रेशन फॉर्मेलिटीज़ होगी सिटीजनशिप से रिगार्डिंग, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ ही होगी। तो खैर आगे बढ़ते हैं। कोई फॉरेनर आता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्लाई करता है कि भैया मुझे सिटीजनशिप दे दो। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी कि हमारे पास जो भी क्राइटेरिया की पूरी लिस्ट है इसमें से कोई भी एक क्राइटेरिया फुलफिल होता है या नहीं। अब ये क्राइटेरियाज भी बड़े सिंपल है, चलिए एक एक करके देखते हैं। A person of Indian origin who is ordinarily resident in India for 7 years before making an application for registration। मतलब बड़ा ही सिंपल है, कोई फॉरेनर आता है, यहाँ पे 7 साल उसको मैंडेटरी रहना है, उसके बाद ही वो सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकता है। तो अगर ऐसी कोई केस गवर्नमेंट के सामने आती है तो गवर्नमेंट उसको सिटीजनशिप दे सकता है। उसके बाद अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु इज ऑर्डिनरली रेसिडेंट इन एनी अदर कंट्री और प्लेस आउटसाइड अनडिवाइडेड इंडिया। अ पर्सन हु इज मैरिड टू अ सिटीजन ऑफ इंडिया and is ordinarily resident in India for 7 years before making an application for registration। मतलब कोई फॉरेनर है जो कि किसी इंडियन सिटीजन के साथ शादी करता है, ओके, और वो शादी करने के बाद कम से कम भारत देश में 7 साल रहता है,
तो वो भी एलिजिबल रहेगा कि रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सके सेंट्रल गवर्नमेंट को कि भाई मुझे आप रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दे दो, मैं एक इंडियन सिटीजन से मैंने शादी की है और 7 साल मैं आपके देश में रहा हूँ। तो ऐसे कई सारे अलग 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 प्रोविजंस है। और ये जो पार्ट है मतलब बाय मीन्स ऑफ रजिस्ट्रेशन, ये कहता है कि इनमें से अगर कोई भी एक, ओके, इस शब्द पे हमें ध्यान देना है कि ये सारी की सारी चीज़ें फुलफिल होना ज़रूरी नहीं है, ओके। इन सारी चीज़ों में से कोई भी एक भी कैटेगरी अगर फुलफिल होती है तो वो बंदा या बंदी एलिजिबल हो जाती है गवर्नमेंट से सिटीजनशिप मांगने के लिए, मतलब दे कैन अप्लाई फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजनशिप। उसके बाद आता है सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन। अभी ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है नेचुरलाइजेशन, बिकॉज इसमें एक ऐसी प्रोविजन है कि जो गवर्नमेंट के हाथ में एक बहुत ही बड़ा पावर दे देती है सिटीजनशिप ग्रांट करने का। वो क्या है हम देखते हैं। अब जैसे रजिस्ट्रेशन था वैसे ही सेम नेचुरलाइजेशन भी है, मतलब यहाँ पर भी आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन सबमिट करना है कि भाई मुझे सिटीजनशिप दे दो, ओके। बस ग्राउंड्स अलग अलग है, मतलब रजिस्ट्रेशन में आपको कुछ अलग रूल्स फॉलो करने, मतलब अलग क्राइटेरिया फुलफिल करना है, और नेचुरलाइजेशन के केस में आपको कुछ अलग क्राइटेरिया फुलफिल करना है। तो ये सारे कुछ क्राइटेरिया की पूरी लिस्ट है जो नेचुरलाइजेशन के केस में आपको फॉलो करनी है। और इन सारे क्राइटेरिया के लिस्ट में एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया जो आता है वो है ये, The government of India may waive all or any of the above conditions for naturalization in case the person who has rendered distinguished service to science, philosophy, art, literature, world peace or human progress will be eligible for citizenship. Okay, मतलब ये सारे conditions जो हमने अभी देखे, अगर उनमें से कोई भी एक फॉलो नहीं होता है या फिर एक भी फॉलो ना होने के बावजूद अगर कोई इंसान है हु इज प्रोवाइडिंग एक्सेप्शनल सर्विस, डिस्टिंग्विश्ड सर्विस टू द कंट्री बाय मींस ऑफ से आर्ट, लिटरेचर, फिलोसॉफी एटसेट्रा, तो उसको इंडियन गवर्नमेंट सिटीजनशिप बाय मींस ऑफ नेचुरलाइजेशन दे सकती है। ये एक बहुत बड़ा हथियार या फिर पावर कहूँगा दोस्तों गवर्नमेंट के हाथ में, और इसके अंतर्गत बहुत रिनाउंड पर्सनैलिटीज को इंडियन सिटीजनशिप दी गई है। फॉर एग्जाम्पल एक मशहूर सिंगर अदनान सामी, ओके, अदनान सामी जी को इंडियन सिटीजनशिप मिली है इसी रूल के अंतर्गत। और एक बड़ा नाम मैं लेता हूँ, रॉबिन सिंह, ओके। रॉबिन सिंह डिस्टिंग्विश्ड क्रिकेट प्लेयर, एक बहुत ही बड़े ऑलराउंडर थे इंडिया के। ओरिजिनली ही वॉज अ सिटीजन ऑफ त्रिनिदाद, ओके। ही वॉज बॉर्न इन त्रिनिदाद। उसके बाद खैर वो भारत देश आते हैं, यहाँ के लिए क्रिकेट खेलना शुरू करते हैं, बहुत ही बढ़िया क्रिकेट खेलते हैं, इंडियन टीम में आ जाते हैं, एंड ही कम्स आउट टू बी वन ऑफ द व्हाट यू से बेस्ट ऑलराउंडर्स वी हैड। उनको भी जो सिटीजनशिप मिली है रॉबिन सिंह को इंडिया में, वो नेचुरलाइजेशन के अंतर्गत मिली है, ओके। तो ये हमको ज़रा ध्यान रखना है कि कोई भी इंसान अगर बहुत ही फैंटास्टिक कोई सर्विस दे पाता है हमारे देश को, तो उसको बाय मीन्स ऑफ नेचुरलाइजेशन सेंट्रल गवर्नमेंट सिटीजनशिप दे सकती है। उसके बाद आता है इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। अब जैसे कि द वर्डिंग गोज इनकॉर्पोरेशन, मतलब कोई टेरिटरी जो ओरिजिनली इंडिया का पार्ट नहीं है बट बाद में वो इंडिया से आके जुड़ जाती है, तो जाहिर सी बात है उसमें जो लोग रहते हैं वो भी इंडिया के सिटीजन्स बन जाएंगे। बट अभी यहाँ पर कैच ये है कि द एक्ट सेज द गवर्नमेंट विल स्पेसिफाई द पर्सन्स अमंग द टेरिटरी हु विल गेट द सिटीजनशिप। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पर्टिकुलर स्टेट है या फिर कोई एरिया है जो ओरिजिनली इंडिया का पार्ट नहीं है, बाद में वो इंडिया से आके जुड़ जाता है, ओके, इन दैट केस उस टेरिटरी के सारे लोगों को ऑटोमेटिकली इंडिया की सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। गवर्नमेंट स्पेसिफिकली बताएगी कि जो टेरिटरी हमने एक्वायर की है, अगर उसमें 100 लोग रहते हो तो 100 में से सिर्फ ये 50, 60 या 70 लोगों को ही हम सिटीजनशिप देंगे, ओके। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, ठीक है। आमतौर पे सबको ऐसा लगता है कि भाई नई टेरिटरी आके जुड़ गई मतलब सबके सब इंडियन सिटीजन हो गए, ऐसा नहीं होता। एक एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा, पौंडीचेरी, ओके। पौंडीचेरी खैर सबको पता है, पहले इट वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडिया, बाद में वो जुड़ा। तो पौंडीचेरी जब इंडिया से आके जुड़ गया, उसके बाद एक अलग से रूल बनाया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, दैट वाज द सिटीजनशिप पौंडीचेरी ऑर्डर ऑफ 1962। और उसके अंतर्गत गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई किया कि पौंडीचेरी में रहने वाली जितनी भी जनता है उसमें से ये पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ पीपल है जो कि इंडियन सिटीजनशिप के लिए अवेल कर सकते हैं। हालांकि उसमें मैक्सिमम वो कवर हो गए थे, बट एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ कि गवर्नमेंट के पास ये पावर है, ओके, कि वो सिटीजनशिप लिमिट कर सकती है किसी पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ पीपल के लिए। तो हमने देखा क्या है सिटीजनशिप बाय बर्थ, ओके, कि जन्म से आप सिटीजन कैसे बन सकते हैं। हमने देखा क्या है सिटीजनशिप बाय डिसेंट, अगर आपका जन्म भारत के बाहर होता है तो किस तरीके से आप इंडियन सिटीजन बन सकते हैं। हमने देखा सिटीजनशिप बाय मीन्स ऑफ रजिस्ट्रेशन, कि आप कैसे एप्लीकेशन सबमिट करके बन सकते हैं। हमने देखा बाय मीन्स ऑफ नेचुरलाइजेशन, वो भी एक टाइप का रजिस्ट्रेशन ही है, लेकिन उसमें कैसे आपको सिटीजनशिप मिलती है। और एंड में हमने देखा कि इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, अगर कोई टेरिटरी इंडिया का पार्ट नहीं है
बट बाद में आके बनती है, तो उस केस में उस टेरिटरी के लोगों को इंडिया की सिटीजनशिप कैसे मिल सकती है, बाय मीन्स ऑफ अ गवर्नमेंट ऑर्डर। तो ये सारी 4-5 जो कैटेगरीज है वो हमने देखी आज सिटीजनशिप एक्ट के अंदर जो आती है। और अभी मुझे लगता है कि आप सब जो ये वीडियो देख रहे हैं वो उनके दिमाग में इतना तो क्लियर हो गया होगा कि भाई अगर हम भारत के नागरिक हैं तो किस कैटेगरी में हमको इंडियन सिटीजनशिप मिली होगी। जनरली बाय बर्थ ही होगा, या फिर आप में से जो अब्रॉड में बॉर्न हुए हैं वो बाय मीन्स ऑफ डिसेंट होगा। और डिसेंट में भी अलग अलग कैटेगराइजेशन जो मैंने एक्सप्लेन किया, यू कैन कैटेगराइज योरसेल्फ कि उनमें से आप किस कैटेगरी या फील्ड में बिलोंग करते हैं। तो ये था बहुत ही सिंपल शब्दों में वो सारी चीज़ों का डिस्क्रिप्शन देना जिसके तहत आप ये पता कर सकते हैं कि आपको किस तरीके से इंडियन सिटीजनशिप मिली है। इसका एक पार्ट भी है जो ये बताता है कि किस तरीके से आपसे इंडियन सिटीजनशिप छिन सकती है, मतलब आपकी सिटीजनशिप गायब हो सकती है। बट खैर वो हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए हम सिर्फ एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप की बात करते हैं। ओके, सो ये था आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक दी वीडियो, सब्सक्राइब टू अवर चैनल, स्टे ट्यून। और बहुत से ऐसे काफ़ी अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ अंडर दी कॉन्स्टिट्यूशन मेड सिंपल सीरीज। टिल दैट टाइम स्टे ट्यून गाइस, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ वेरी नाइसली एंड गुड बाय।